Students, in the previous lecture we have already discussed about the various anthelmintic drugs which are used for the treatment of infection which is caused by the tapeworm, जो tapeworm infection cause करते हैं। और उसमें दो drugs हमने discuss की थी, that are niclosamide and praziquantel। ये दोनों के बारे में हम इसका डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। उसका क्या मैक ऑफ एक्शन होता है, फार्माकोकाइनेटिक साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, डोज क्या रहती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट में जो टॉपिक रहता है दैट इज जो हमारी एक डिजीज़ होती है फ्लैरिएसिस। फ्लैरिएसिस मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, तब मैंने आपको इसके बारे में क्लासिफिकेशन बता रही थी, तब इसके बारे में आपको डिस्कस किया था कि फ्लैरिएसिस क्या होता है। फ्लैरिएसिस एक डिजीज़ होती है विच इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन किसके कारण होता है, द पैरासाइट विच कॉज द इन्फेक्शन दैट इज नेम्ड एज निमेटोड्स। निमेटोड्स होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसको हम जो जनरल लैंग्वेज में, हम कॉमन लैंग्वेज में हाथी पाँव भी कहते हैं। हाथी पाँव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लेग है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो निमेटोड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन दैट इज नोन एज वुचेरी बैंक्रॉफ्टी। वुचेरी बैंक्रॉफ्टी कहते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम इसमें वो ड्रग्स देखेंगे जो फिलैरिएसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। सो टुडे वी विल डिस्कस द अनदर ड्रग्स विच आर स्पेशली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिलैरिएसिस दैट इज नोन एज, जिसको कहते हैं डाई इथाइल कार्बामाजिन। आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि जो पैरासाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल डाई इथाइल कार्बामाजिन, डाई इथाइल कार्बामाजिन and ivermectin. These are the drugs which are used for the treatment of फिलैरियासिस। अब जो फिलैरियासिस है आपको बताया कि नेमेटोड की इन्फेक्शन से होती है। जनरली अगर डिस्कस करें ये कैसे होती है, ये मोस्टली जो निमेटोड्स होते हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक होस्ट के अंदर एंटर कैसे करता है, उसको एंटर करने के लिए उसको क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक वेक्टर चाहिए। वो डायरेक्टली एंटर नहीं करता, एक वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो के थ्रू मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है। जब वो मॉस्किटो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो वहाँ से वो निमेटोइड है वो उसके ब्लड में जाता है, उसके ब्लड से लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम से वो कहाँ जाता है, वो आगे ग्रोथ करता है। अपनी ग्रोथ करने के बाद अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ाता है, ताकि अब वो जनरेशन बढ़ाएगा निमेटोड्स, वो ब्लड से लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करने के बाद वो जो लेग्स है, लेग्स का क्या करता है, जो डायमीटर है ना उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण वो जो लेग होती है वो इस तरह से लगती है जैसे एलिफेंट फीट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे एलिफेंट की फीट होती है उसी तरह से उसका डायमीटर बढ़ जाता है और उतनी वो मोटी दिखने लग जाती है। इसीलिए इसको हाथी पाँव कहते हैं, इस डिजीज को। इसके ट्रीटमेंट के लिए, फ्लैरिएसिस के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग ड्रग्स हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है दैट आर डाई इथाइल कार्बामाजिन। ये कॉमन ड्रग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। एंड इवरमेक्टिन, इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही, बस जनरल हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से ये एक्ट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाई इथाइल कार्बामाजिन की। जो डाई इथाइल कार्बामाजिन है ये एक्ट कैसे करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, किस तरह से ये एक्ट करता है। आपको ये तो पता चल गया कि ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एंथलमिंटिक में, जो कि निमेटोड्स की इन्फेक्शन यानी वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी को अपनी जो बॉडी है उसमें उसके ट्रीटमेंट के उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूजफुल होता है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये इसका मैक ऑफ एक्शन थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे सपोज दिस इज द सेल वॉल ऑफ वर्म। जो वर्म है उसकी सेल वॉल है इस तरह से, और भी उसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे हमारे सेल वॉल में सेल
cell wall of, this is the cell wall of पैरासाइट, पैरासाइट की सेल वॉल है। अब जो DEC है यानी डाई इथाइल कार्बामाजिन, ये क्या हुई, ये ड्रग है, ये यहाँ पे बाइंड कर गई इसकी सेल वॉल से, इससे बाइंड कर गई। ये क्या है, ड्रग है, दिस इज ड्रग नेम्ड एज डाइइथाइल कार्बामाजिन। ये डाइइथाइल कार्बामाजिन है, ये यहाँ पे सेल वॉल से इसकी बाइंड कर गई। इसकी सेल वॉल से बाइंड करने के बाद क्या है, इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। जितनी भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसको डैमेज कर देगी। तो ये किस तरह से दिखेगी, कुछ इस टाइप से दिखेगी। इस टाइप से बीच में से ये सेल वॉल डैमेज कर दी। जब डाइइथाइल कार्बामाजिन बाइंड करी विद द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पैरासाइट और निमेटोड्स, उसके साथ बाइंड करने के बाद इसने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। डैमेज सेल कंपोनेंट्स ऑफ पैरासाइट, या फिर वॉर्म भी कह सकते हो आप, उसको डैमेज कर दिया। वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इसको डैमेज करने के बाद क्या, अब क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये पॉसिबिलिटी होगी कि जो हमारा जो इम्यून सेल है किसका, होस्ट का, सपोज दिस इज द इम्यून सेल, इम्यून सेल ऑफ होस्ट, इम्यून सेल किसका इम्यून सेल है, होस्ट का इम्यून सेल है, जहाँ पे वो गया, जहाँ पे निमेटोड्स एंटर किया। अब ये डैमेज होने के बाद ये सारे जो कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे। जब वो डैमेज ही हो गई, कंपोनेंट्स इसके अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे ये इसको अपने इम्यून सेल, इसको सेल ईटिंग करेगा, इट मींस फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगी। फैगोसाइटोसिस होगी। फैगोसाइटोसिस मींस ये जितने भी कंपोनेंट है पैरासाइट की, जब सेल वॉल डैमेज हो गई तो हमारा जो इम्यून सेल है, जो होस्ट का इम्यून सेल है, वो जितने भी कंपोनेंट है उसको क्या कर देंगे, उसकी एनगल्फ कर जाएंगे, उसको ऐसे भी कह सकते हैं जो उसके कंपोनेंट है उसकी सेल ईटिंग कर लेंगे। सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म, इस तरह से ये काम करती है। क्या, डाइइथाइल कार्बामाजिन कुछ नहीं है, बस सिंपल ये बता रखा है कि एक उसकी सेल वॉल होती है वर्म की या पैरासाइट की, उसकी सेल वॉल जब ये ड्रग से अटैच होगी तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको डैमेज कर देगी, सेल वॉल को अलग कर देगी, उसको डैमेज कर देगी। डैमेज करने के बाद उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए। अब जो होस्ट सेल का जो इम्यून सेल है वो क्या करेगा, जितने भी जो कंपोनेंट्स है सब अलग अलग हो गए, बिखर गए, तो उसको क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस, उसकी सेल ईटिंग कर देगी। So this is the mechanism of the diethyl carbamazine. If we discuss about the pharmacokinetic, pharmacokinetic में क्या होता है, रैपिड ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है बाय GIT, और इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होता है। एक्सक्रीशन इसकी यूरिन से होती है, एक्सक्रीट आउट होती है। टी हाफ की अगर बात करें हम, तो टी हाफ उसका होता है 4 to 12 आवर्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द यूरिन। यूरिन की पीएच कितनी है उसके ऊपर डिपेंड है, कितनी एसिडिक है या बेसिक है, किस तरह की पीएच है उसके ऊपर डिपेंड होता है इसका टी हाफ भी। नॉर्मली वैसे जनरली कंसीडर किया जाता है इसका टी हाफ दैट इज 4 to 12 आवर। इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज ऑफ डाइइथाइल कार्बामाजिन, दैट इज अबाउट द 2 mg डोज, डोज इसकी होती है दैट इज अबाउट 2 mg per kg, 2 mg
ये कोर्स कितने दिन का चलता है? दिस इज अबाउट द 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते तक का। ये इसका कोर्स होता है, ये इसकी डोज होती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ डाइइथाइल कार्बामाजिन, दैट आर कुछ रेयर है, माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोजिया, वॉमिट फीलिंग होती है, फीवर होती है, स्किन रैशेज होते हैं, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस ही होने लग जाती है। तो दिस इज द these are the side effects, some mild side effects of the diethyl carbamazine. This is about the carbamazine, diethyl carbamazine, which is used for the treatment of disease that is filariasis. filariasis के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। और आपको ये भी पता है कि जो filariasis है ये होती कैसे है, ये एक वेक्टर के थ्रू कैरी किया जाता है, जो भी पैरासाइट है, और वो वेक्टर किस तरह से, जैसे मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड होके दूसरे जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है बाइट करके, और उसके लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता है अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, जो लेग्स होती है उसका डायमीटर बढ़ता जाता है और उसको फिलारियासिस कॉज कर देता है। So this is about the diethyl carbamazine. Next, if you move to the next drug which are used for the treatment of filariasis, that is ivermectin. Ivermectin भी इसी तरह से यूज होती है। Ivermectin यूज करें तो it is useful for the treatment of microfilariae. इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है microfilariae, एंड जो ओकुलर टिश्यू होती है ना उसके ट्रीटमेंट में भी यूजफुल होती है। ओकुलर टिश्यू, आंखों में भी कई बार ओकुलर जो टिश्यू है इट इज प्रेजेंट इन द आईज, आईज में प्रेजेंट होता है, और कई बार आईज में भी इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें आईज में भी वर्म्स हो जाता है। तो जो माइक्रोफिलरी है किसमें यूजफुल है, एक तो माइक्रोफिलरी के ट्रीटमेंट में, और ओकुलर टिश्यू है उसमें जो भी वर्म है उसको एलिमिनेट करने के लिए यूजफुल होती है। ये क्या करती है, पैरालिसिस, मैकोफेक्शन क्या है इसका, मेनली पैरालाइज कर देती है पैरासाइट को। मैकोफेक्शन मेन इसका काम क्या होता है, मैकोफेक्शन में पैरालिसिस कर देती है मेन, ये इस तरह से एक्ट करती है, जो पैरासाइट है उसको पैरालाइज कर देती है, ये काम होता है। जो माइक्रोफिलरी है उसको स्किन से और ओकुलर टिश्यू से रिमूव करती है, ये इसका आइवरमेक्टिन का काम होता है। और जो आइवरमेक्टिन है ये ऐसी ड्रग है जो कि कुछ जो इंसेक्ट्स है उसकी रिमूवल के लिए भी, जैसे स्कैबीज हो जाती है उसको भी उसमें भी यूजफुल होती है, और हेड में जो लाइसेस हो जाती हैं, जुएं वगैरह हो जाती हैं, उसको रिमूवल के लिए भी यूजफुल होती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द आइवरमेक्टिन, सो दैट जो एब्जॉर्प्शन है ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर। इसका टी हाफ, जो मेन पॉइंट है इसका जो टी हाफ है, दैट इज कैसे कितना टाइम लगता है इसको पूरी को हाफ में रिड्यूस होने के लिए, दैट इज लॉन्ग टर्मिनल, दैट इज अबाउट 48 to 60 आवर्स। इसका टी हाफ बहुत ज्यादा है, 48 to 60 आवर्स इसका टाइम लगता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट्स, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स में प्रूराइटस हो जाता है, साइड इफेक्ट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहले तो इसमें जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, प्रूराइटिस आर द साइड इफेक्ट। प्रूराइटिस जिसमें स्किन में इचिंग होती है, नोजिया घबराहट होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है इससे, एक तरह का साइड इफेक्ट है, एंड हेडेक, एब्डोमिनल पेन, these are some of the side effects। ये कुछ
साइड इफेक्ट्स हैं, इफ वी डिस्कस अबाउट द मार्केट प्रिपरेशंस, मार्केट में किस नाम से ये अवेलेबल हैं जो प्रिपरेशंस हैं, दैट आर एक तो इवरमैक नाम से इसकी प्रिपरेशन आती है, इवरमैक्टोल नाम से इसकी प्रिपरेशन आती है, और वर्मिन नाम से, जो कि 3 to 6 mg की टैबलेट होती है, और इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इसको एम्प्टी स्टमक ही लेना होता है। सो दीज आर सम प्रिपरेशंस, और इसकी जो डोज है दैट इज अबाउट 0.5 to 0.2 mg, 0.15 to 0.2 mg पर kg इसकी डोज रहती है, और ये कंपैरेटिव टू डाई इथाइल कार्बामाजिन उसके कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, उतनी टॉक्सिक नहीं है ये, और इसका जो ट्रीटमेंट है डोज इसकी रहती है डोज दैट इज अबाउट 6 से 12 महीने का चलता है, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसकी आपको पता है टी हाफ भी ज़्यादा होती है, और ये इसकी डोज है कि 6 to 0.15 mg to 0.2 mg पर kg के अकॉर्डिंग। per kg, and the course time is that 6 to 12 months, इसका जो कोर्स होता है वो 6 से 12 महीने तक का रहता है। सो ये इसकी डोज हो गई, और अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है मार्केट में, दैट इज इवरमैक्टोल, वर्मिन विच इज 3 to 6 mg की टेबलेट होती है, एम्प्टी स्टमक लेना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवरमैक्टिन, ये मैंने आपको सारा इवरमैक्टिन के बारे में बताया। इफ वो डिस्कस, सो हमारी जो मेन जो ड्रग्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, हमने सारी पढ़ ली कि राउंड वर्म के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, हुक वर्म, पिन वर्म, और उसके बाद टेप वर्म है, टेप वर्म की इन्फेक्शन को करेक्ट करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, फिलेरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी दो ड्रग, मेन जो ड्रग है दैट इज डाइथाइल कार्बामाजिन एंड इवरमैक्टिन, ये दो ड्रग्स यूज होती हैं मोस्टली। बाकी इसमें कुछ ड्रग्स हैं, जैसे फ्लूक्स के ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स यूज होती हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूक्स हमने कल भी किया था, परसों पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी हमने फ्लूक्स के ट्रीटमेंट में अलग से जो हमने ड्रग्स की थी वो भी हम कर चुके हैं। लेकिन कुछ जनरल थोड़ी ड्रग्स हैं, एक दो ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूक्स। सीजोस्टोमियम कहते हैं जिसको, साइजोस्टोमियम कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं, कुछ सम ऑफ द ड्रग नेम एज निरिडाजोल, और इसमें ऑक्सामिक्विन, ऑक्सामिक्विन यूज होती है। उसके बाद इसमें कुछ बिफेनियम नाम की, जो कि ये तो जो फ्लूक के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। जो ऑक्सामिक्विन है इसकी जो डोज रहती है दैट इज अबाउट 12 to 15 mg पर kg। ऑक्सामिक्विन है इसकी जो डोज रहती है दैट इज 25 mg पर kg, और ये 7 days का इसका ट्रीटमेंट रहता है। ये फ्लूक्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। और भी कुछ इसमें ये तो होगी फ्लूक्स के ट्रीटमेंट में। अगर इसमें बात करें, हम अगर डिस्कस करें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ राउंड वर्म और हुक वर्म के ट्रीटमेंट में, तो इसमें मेट्रिफोनेट एक नाम की ड्रग आती है और बिफेनियम ड्रग आती है, जो कि राउंड वर्म और हुक वर्म के ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। लेकिन ये क्लासिफिकेशन में मैंने ये दोनों ड्रग्स नहीं लिखवाई थी, क्योंकि जो हमारी मेन
जो ड्रग्स हैं वो मैंने आपको करवा दी, जो राउंड वर्म के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, हुक वर्म के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, और जो इन्फेक्शन कॉज बाय पिन वर्म है उसके ट्रीटमेंट में, निमेटोड्स और टेप वर्म है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में जो अलग अलग ड्रग्स हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसमें मिबेंडाजोल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, मिबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल। ये सारी कैटेगरीज में आती है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग में तो आती है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने पैरेंटल पैमोएट एंड पिप्राजिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड देन निक्लोसामाइड, प्राजिक्वांटल, डाई इथाइल कार्बामाजिन एंड इवरमेक्टिन, इनकी पूरी डिटेल है। बाकी अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा इनकी डोज के बारे में आप पढ़ सकते हो, कितनी डोज है और किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। मोस्टली ये जो इनका मैकोफेक्शन इसी तरह से रहता है कि ये या तो किल कर देती हैं और बॉडी को एक्सपेल आउट कर देती है फ्रॉम द स्टूल्स, या फिर उनको पैरालाइज करके उनकी ग्रिप लूज हो जाती है और वो बॉडी से उनको एक्सपेल कर देती है। इनका वर्मीसाइडल एक्शन भी हो सकता है, वर्मीफ्यूज एक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ एंथलमेटिक ड्रग्स। हमारा एंथलमेटिक ड्रग्स पूरा हो चुका है। होप कि आपको जितनी भी ड्रग्स करवाई हैं उसके बारे में उनका मैकोफेक्शन और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।